गुड मॉर्निंग। हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम कंपाउंड्स का किस टाइप से कॉम्बिनेशन होता है, किस टाइप से संयोजन होता है, किस टाइप से कोई कंपाउंड बनता है, उससे संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्टार्टिंग फेज के अंदर अपने हिसाब से कुछ न कुछ थ्योरम दी, अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, अपने सिद्धांत बताए कि इस टाइप से कंपाउंड बनता होगा। उसमें से कुछ वैज्ञानिकों के अच्छे और आगे जैसे जैसे रिसर्च होती गई उनसे मैच करती हुई चीजें थी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर उन साइंटिस्ट के जो बेसिक लॉ थे उनको भी लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन के नियम, यौगिकों का जो संयोजन का नियम है उसको मान करके 4-5 नियम हमारे कोर्स में है। तो उनके बारे में अपन डेफिनेशंस वाइज बात करेंगे। कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ना होगा, उनका भी आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आगे चैप्टर के अंदर जब जब उनकी जरूरत पड़ेगी अलग अलग चैप्टर्स में, वहां भी हम इनका डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन की क्लास में है, तो इंट्रोडक्शन की क्लास में स्टार्टिंग के अंदर कुछ लॉज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा टॉपिक हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है यानी रासायनिक संयोजन जो होता है उसके क्या क्या नियम है। तो सबसे पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लाउसिया ने दिया था 1789 में 1789 के अंदर। ठीक है, अब इसने कहा क्या था, लॉज ऑफ द्रव्यमान संरक्षण जो है अपना कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए आपने छोटी क्लासों में कहीं पर ऊर्जा के बारे में ऐसा पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब उसको एक रूप से दूसरे रूप में आप रूपांतरित कर सकते हो। तो ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, इस टाइप का जो नियम है वो क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक उसी टाइप से मास जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं और अपन समझने के लिहाज से उसको भार मान लेते हैं। हालांकि भार में और द्रव्यमान में क्या फर्क होता है मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। अभी अपन इसको समझने के लिए भार मान लेते हैं। या मास या द्रव्यमान जो है ये किस टाइप से संरक्षण का नियम क्या था कि अगर आप कोई रिएक्शन लिखते हो तो जितने क्रियाकारक है उनका जो भार है और जो उत्पाद बनेंगे उनका जो भार होगा वो निश्चित होता है। लाउसिया ने क्या बताया, जैसे देखो एक रिएक्शन हम ले लें H2 + O2 और आप बनाते हो H2O और इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आप यहां पर भी 2 लगाते हो, यहां पर भी 2 लगाते हो, तो हाइड्रोजन का भार कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का भार आपको पता है होता है 1.008 होता है, हम राउंड फिगर में 1 मान रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो 4 का वेट कितना हो गया, मास हो गया 4। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32। और इधर देखिए 32 + 16 4 + 32 कितना हो गया 36। और इधर है हमारे पास में H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी एक H2O का कितना हो गया 18 इंटू 2 डबल कर दो उसका कितना हो जाएगा 36। यानी कि जो रिएक्टेंट है उनका मास कितना आ रहा है 36 और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास कितना आ रहा है 36। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उनका जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है, इसमें कोई घटना बढ़ना नहीं होता है। तो इस टाइप का जो लॉ होता है उसका नाम दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो हमारे पास नियम आता है वो होता है स्थिर संघटन या स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए 2 शब्द है, ध्यान से पढ़ना, आपका स्टार्टिंग फेज है साइंस के अंदर, आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए। इन शब्दों का हिंदी अर्थ आ जाना चाहिए, उनका मीनिंग क्या होता है वो हमें पता चल जाना चाहिए, तब हमारे लिए साइंस बहुत आसान हो जाएगी। मैं यहां पर 2 शब्द लिख रहा हूं, देखिए एक होता है संगठन और एक होता है संगठन। यहां पर हम ये संगठन ये वाला काम में ले रहे हैं, एक है संगठन, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। ये शब्द तो क्या है, ये शब्द तो होता है एक यूनिटी, मतलब भीड़ इकट्ठी कर लो, हड़ताल करवानी हो, जय बोल दो, जय हो, वो वाला संगठन। एक होता है संगठन, ये होता है कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब होता है किस अनुपात में कितने तत्व या कितने परमाणु मिलकर के किसी यौगिक को बनाते हैं, एक निश्चित अनुपात के अंदर होता है, वो होता है संगठन। मतलब जुड़ना या मिलना और मिलकर के कोई नई चीज निश्चित अनुपात में मिलकर के बनाना, ठीक है, वो होता है संगठन।
तो ये कह रहा है, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम, है ना। तो जो भी कंपाउंड कोई क्रिया करेगा तो उनका हमेशा जो अनुपात होता है वो निश्चित रहेगा, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था H2O बना है तो H2O में 2:1 बनेगा तभी वो पानी होगा। अगर आप इसको H2O2 कर दोगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ये अब पीने की चीज नहीं रहेगी, है ना। तो हर एक कंपाउंड के अंदर उसका जो अनुपात है, उनके परमाणुओं का या उनके तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपका स्थिर अनुपात वाला जो साइंटिस्ट थे वो प्राउस्ट थे और उन्होंने 1799 के अंदर ये चीज दी थी। और सिंपल सी बात क्या बताई थी, तत्वों का द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर अनुपात के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा, गुणित अनुपात का नियम। हालांकि ये चीजें बेसिक इंट्रोडक्शन में है, इनका कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में दिया है इसलिए हम इसको देख लेते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शनल का जो रूल है ये कहता, हालांकि ध्यान रखिए इसी रूल के अकॉर्डिंग आगे डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत जो समझाया था वो इस मल्टीपल प्रोपोर्शनल पर ही, गुणित अनुपात के नियम को आधार मानते हुए ही समझाया था। ये क्या कह रहा है कि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और एक का अनुपात दूसरे के अनुपात में साथ साथ अलग अलग पूर्ण अनुपात, ध्यान रखिए पूर्ण अनुपात का मतलब ये होता है कि वहां पर संख्या जो होगी वो पूरी होगी, उसको पॉइंट्स में नहीं ले सकते। जैसे देखो ये खूब सारे एग्जांपल है, नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO नाइट्रिक ऑक्साइड N2O3, या इसको अपन आगे और ले सकते हैं NO2, इसका दो नाम होता है, N2O4 भी होता है और N2O5। अब इसमें देखो ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का जो अनुपात है, अब इनके अंदर अगर हम ये देखिए संख्या अगर अनुपात में मान ले कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये देखो ये 4 हो गई और यहाँ पर 5 हो गई। तो एक अनुपात के साथ में 1 2 3 4 5 इस टाइप से कंटिन्यू गुणा के अंदर बढ़ता है। शर्त यह कि पूरी संख्या होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं हो सकता, है ना। तो ये वाला एक सिंपल सा रूल था। नेक्स्ट एक अच्छा रूल आता है गैलुसेक का लॉ, है ना। गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी कि ये आयतन से संबंधित बात करेगा, वॉल्यूम से संबंधित बात करेगा। और इस लॉ का यहाँ इंट्रोडक्शन में कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए हमारा एक चैप्टर आएगा स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की या द्रव्य की अवस्थाएं, उस चैप्टर के अंदर हमारे इस लॉ की एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और कहीं आपने नाम सुना हो आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं इस लॉ से हम आगे, इसके साथ में कुछ लॉ और आएंगे, उनके साथ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। पर यहां पर हम इंट्रोडक्शन में भी गैलुसेक के लॉ को पढ़ते हैं तो गैलुसेक ने भी एक सिंपल सी बात ये बताई कि समान ताप और समान दाब, यानी आपका टेम्परेचर और प्रेशर हो वो अगर कांस्टेंट हो तो उस पर जो गैसें होती है वो सरल अनुपात में जुड़ती है, सिंपल कंपोजिशन करती है, रेशियो है उनका सिंपल रहता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपने H2 और Cl2 को जोड़ा है, HCl बनाया है, तो उनका सिंपल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, ये आपका 1/1/2 का रेशियो रहता है, इस रेशियो के अंदर ये जुड़ती है। तो सिंपल सी डेफिनेशंस याद रखनी है आपको, और ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है आपका एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, यानी एवोगैड्रो की जो परिकल्पना या संकल्पना है, उसका जो सिद्धांत है। इस चैप्टर की, और इस चैप्टर ही नहीं केमिस्ट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अगर अपन कुछ एक को सेलेक्ट करें तो उसमें एक हमारा एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस आता है ना। इसका मतलब इसको बहुत अच्छे से हमें समझना भी है, बहुत अच्छे से इसको, इसकी जो वैल्यू है उसको याद भी रखना है। वैसे ये वैल्यू छोटी क्लासों में भी आपके आई होगी, अपन बात करते हैं। एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि उसने गैसों से संबंधित एक लॉ दिया कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर आप कांस्टेंट कर देते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ये पहले वाला लॉ मिटा करके इसकी जगह पे लिख देता हूं, ये मान लीजिए यहां पर मैं एक हाइड्रोजन का एक चैम्बर बना देता हूं, एक चैम्बर में यहां पर ऑक्सीजन का बना देता हूं, और यहां पर ये दोनों मिलकर के मान लीजिए, या एक और चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन बना देते हैं, ठीक है। ये तीन गैसें हमने बनाई, चैम्बर बना दिया अलग अलग, इनको पैक कर दिया। अब एवोगैड्रो की परिकल्पना इस पे करते हैं कि इनका जो ताप है और दाब है वो समान कर दिया, यानी कि इनका टेम्परेचर और प्रेशर है इन तीनों का इक्वल कर दिया। मान लीजिए यहां पर हमारा 100 केल्विन, या थोड़ा बड़ा कर दें अपन, 300 केल्विन, 300 केल्विन और 300 केल्विन इनका टेम्परेचर हो गया, और 1 बार इनका प्रेशर हो गया, ठीक है। ये 1 बार प्रेशर हो गया, तो ताप और दाब तो आपने समान कर दिए।
अब इनका जो आयतन है, इनकी जो क्वांटिटी है, इनका वॉल्यूम है, वो भी बराबर कर दो। यानी कि ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा 100 लीटर लिया है हमने, ठीक है, और ये भी 100 लीटर लिया है, और ये भी 100 लीटर लिया है। तो अब हमने तीनों चीज कॉमन कर दी है अवोगाड्रो के नियम के हिसाब से कि ताप और दाब तो समान थे ही, समान ताप और समान दाब पर अगर गैसों का आयतन समान ले लिया जाए, यानी हमने 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, 5 लीटर ले लो, हमने 100 लीटर का एग्जांपल लिया है, कुछ भी ले सकता। शर्त यह है कि जितनी हाइड्रोजन ले रहे हो उतनी ऑक्सीजन लो, उतनी ही नाइट्रोजन लो। यानी आप जो भी 2 गैसें लो, 4 गैसें लो, कितनी भी लो, वो सभी वॉल्यूम में भी बराबर होनी चाहिए। यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, और उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। ऐसी स्थिति में अवोगाड्रो कहता है कि उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनके अणुओं की जो संख्या है वो भी हमेशा समान होगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल था जो अवोगाड्रो ने दिया। यानी कि समान ताप और समान दाब पर यदि गैसों का आयतन समान कर दिया जाए तो उनके अंदर कणों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर if volume of gases will constant then number of particles of also constant, है ना, उनमें वो सभी डेफिनेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखें। फिर एक नया नाम और इसने अवोगाड्रो ने अपनी कैलकुलेशन करके एक नंबर बताया कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर हो, पहले इसका एक नाम आता था एनटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये नॉर्मल तो जैसे मान लीजिए एक रूम टेम्परेचर हो, है ना। अब रूम टेम्परेचर अपने राजस्थान के अंदर, जहां आपने स्पेशली जोधपुर के अंदर अपना पारा 50 चढ़ता है, तो कमरे का ताप, बाहर का ताप अगर 50 है तो अंदर का भी 30, 35, 40 तक होता है। एक अपने इंडिया के अंदर आप हिमाचल की तरफ चले जाइए, कश्मीर की तरफ चले जाइए, वहां कमरे का ताप हो सकता है कि उससे बहुत कम हो जाए। यानी कि भौगोलिक स्थिति बदलने से कमरे का ताप बदल सकता है। किसी एक जगह पर गर्मी ज्यादा हो सकती है, कहीं ठंड ज्यादा हो सकती है, कहीं बीच का नॉर्मल हो सकता है। तो फिर क्या किया गया, अभी आईयूपीएसी ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मानते थे ये रूम टेम्परेचर के लिए होता था, पर अब इस चीज को चेंज करके इसकी जगह पे एक नाम बदल दिया एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या मान लिया गया कि जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 273 इसमें ऐड कर दो, तो 273 ऐड करते ये क्या होगा, केल्विन में आ जाएगा, यानी 298 केल्विन। ये हमारा रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड मान लिया गया, और 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो इन स्टैंडर्ड परिस्थितियों के अंदर अगर आप ताप और दाब ये स्टैंडर्ड रख देते हो और आयतन भी गैसों का समान कर देते हो, तो अवोगाड्रो ने बताया कि किसी भी गैस के अंदर कणों की जो संख्या होगी वो 6.023 into 10⁻23 होंगे, इतने कण होंगे। ये उसने कैलकुलेट करके बता दिया। तो इस संख्या को आप, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, कई जगहों पर काम आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, खूब सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर ले रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास अपन जब लेंगे तब इनके आगे मोल कंसेप्ट है, इस चैप्टर के और भी कई सारी चीजें हैं, सिग्निफिकेंट नंबर है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। अब आपसे एक बात लास्ट में ये कहनी थी कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें।